नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने मध्य एशिया से होने वाले आक्रमण मतलब ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण को पढ़ लिया था। और हमने ये भी जाना था कि जो कुषाण थे ना, उनके सामंत कौन रहते हैं। उनके सामंत आपको कह सकते हैं कि गुप्त होते हैं। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली होते हैं ये गुप्त, जो कि कुषाणों के सामंत रहते हैं। ठीक है। और ये सामंत व्यवस्था किसने लागू की थी? तो सामंत व्यवस्था लागू किया था सातवाहनों ने। ठीक है। और कुषाणों से सामंत निकले आपके गुप्त। ये आपका क्लियर हो गया, आपको याद रहना चाहिए, है ना। अब देखिए, सामंत तो कई निकले, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो थे, सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली थे, वो थे आपके गुप्त। और आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का आगमन होता है या फिर प्रादुर्भाव होता है, वो होता है जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया। और ये कौन सा साम्राज्य था? तो यह था गुप्त साम्राज्य, जिसे हम आज पढ़ेंगे। और इस पे आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए, इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में ये इन्होंने बांधे रखा। ठीक है। और सबसे पहले नाम आता है, क्रम को आप देख सकते हैं, श्रीगुप्त है, फिर घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इतने सारे कह सकते हैं कि काफ़ी प्रगाढ़, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी योग्य उच्च कोटि के शासकों ने राज किया था गुप्त वंश में। सबसे पहले इसमें नाम आता है श्रीगुप्त का। इसका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 240 से 280। ठीक है। लेकिन इसमें क्या था ना, इन्होंने खुद को राजा घोषित नहीं किया, और ये सामंत कुषाण के रहते थे। ठीक है। और ये इन्होंने कौशाम्बी, कौशाम्बी कहाँ है? यूपी। तो इन्होंने कौशाम्बी से शासन प्रारंभ किया था। ठीक है। और घटोत्कच ने भी, एक साथ मैं दोनों को बता देती हूँ, श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने ही कौशाम्बी से शासन प्रारंभ किया था। अब आप ये बताइए, कौशाम्बी ये स्थान आपने पहले भी सुना है ना। तो कौशाम्बी का अभिलेख किसका था? ठीक है। कमेंट में भी आप बताएं कि आपने पढ़ा कि नहीं, याद है या नहीं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कौशाम्बी का जो अभिलेख था ना, वो अशोक का था। किसका? अशोक का। रानी का अभिलेख आपको याद है, जिसमें ये बताया था मैंने कि अशोक बताता है कि मेरी जो पत्नी है ना, रानी जो है ना, वो काफ़ी दान देती है। और इसे उठाकर कौन लाया था? इलाहाबाद लाता है। कौन? अकबर लाता है। ठीक है। और वो दान देने की प्रथा को प्रचार करता है अकबर। ठीक है। तो ये जानकारी आपको कौशाम्बी के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए श्रीगुप्त के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो 240 से 280 ईस्वी 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 पूर्व नहीं, ईस्वी इसका इनका शासन काल रहता है। प्रभावती गुप्ता के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया है। लेखों में इसका जो गोत्र है ना, वो धारण धारण बताया गया है, और इसका शासन 280 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज की उपाधि श्रीगुप्त ने धारण किया था। और इतिसिंह, इतिसिंह आप जानते हैं यह चीन से आता है। इतिसिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए थे। तो ये जानकारी श्रीगुप्त के बारे में। इसके बाद आता है घटोत्कच। तो घटोत्कच क्या है? तो देखिए, घटोत्कच जो रहता है ना, वो 280 से 319 ईस्वी इसका शासन रहता है। और कह सकते हैं कि 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि
धारण की। मतलब श्रीगुप्त घटोत्कच दोनों ने ही महाराज की ही उपाधि धारण इन्होंने किया था। प्रभावती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना, तो वह कह सकते हैं कि वज्जी इसकी राजधानी रहती है। वैशाली वंश आपको याद होगा, वज्जी जो है, देखिए पीछे को भी अगर आप जब आप सबसे पहले पढ़ेंगे ना, तो आपको तो सबसे पहले तो याद नहीं होता है। फिर आप जब क्रम को जोड़ते जाएंगे, बार बार रिपीट करते हैं, है ना, तो फिर वो आपको रिपीट होने के चलते याद होता है। जिससे मैंने अभी कौशाम्बी का अभिलेख को जब पहली बार बताया था तो आपको याद नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपने फिर से उसे पढ़ा, फिर से याद किया, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना, उसने राजधानी बनाई थी वज्जी को। ठीक है, आप जानते हैं वैशाली को, वैशाली वंश रहता है। और लिच्छवी, वैशाली में किसका वंश रहता है? लिच्छवी का। और ये पहला गणराज्य रहता है। पहला गणराज्य कौन सा? वैशाली। लिच्छवी वंश रहता है ना। और इसकी शादी होती है कुमार देवी से। देवी से नहीं, कुमार देवी से। किससे? कुमार देवी से शादी होती है चंद्रगुप्त प्रथम की। लिच्छवी की राजकुमारी रहती है। और इसने इसके लिए ना राजा रानी का, कह सकते हैं कि सिक्का जारी किया। राजा रानी का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया। ठीक है, चलिए हम इसे डिटेल्स में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक होता है। प्रसिद्ध शासक श्री गुप्त घटोत्कच जो रहता है, वो महाराज कहलाते थे। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी रहती है, लिच्छवी राजकुमारी देवी से इसने शादी किया था। तो गुप्त वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महान शासक हुआ, क्योंकि उसने 319 से 20 ईस्वी में अपने राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त संवत चलाया था। क्या चलाया था? गुप्त संवत। तो देखिए फिर से याद कर लीजिए गुप्त शासकों की उपाधियाँ। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फिर जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे ना, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनकी भी उपाधियों को उस समय पर याद करेंगे। अभी आप याद करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और ज़्यादा आप क्या होगा, आपको भूल भी सकते हैं। अब ये आप गुप्त साम्राज्य के मैप को देखिए, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी बड़ा क्षेत्र था इनका, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकास किया था। तो इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी की है ना। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? लिच्छवी दोहित्र, मतलब लिच्छवी के कह सकते हैं ननिहाल रहता है लिच्छवी इनका। माँ इनकी कुमार देवी रहती है। उत्तर भारत के इन्होंने 9 राज्यों को जीता था। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को इसने जीत लिया था। और दक्षिण भारत को टैक्स लेकर ही इसने छोड़ दिया था। और इसे धरनी बंद भी कहा गया। धरनी बंद का मतलब होता है धरती को बांध दिया इसने। ठीक है, और इसे नेपोलियन का भी संज्ञा दी गई। किसने कहा? बीएन स्मिथ ने। ऐसा कहा गया है कि इसका जो घोड़ा था ना, वो 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति है किसकी? समुद्रगुप्त की, है ना। तो उसमें लिखा है, किसने लिखा है? इसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है महासंधि विग्राहक। ठीक है, महासंधि विग्राहक किससे कहा गया है? हरिसेन को। मतलब जिसमें संधि नहीं हो पाती है,
ठीक है। तो उसे संधि कौन करवाता है? हरिसेन। और कविराज की उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। और एक सिक्का भी मिला है जिस पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। एक सिक्के पर सैनिक वेशभूषा के चित्र में भी इसे दिखाया गया है। और तीसरा जो सिक्का है वो है मयूर शैली, मयूर मतलब मोर, मयूर शैली का सिक्का, वो भी समुद्रगुप्त का है। ठीक है, इतना आपको याद होगा। अब देखिए इसमें ये जो समुद्रगुप्त कर सकते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, उसका निर्माण किसने करवाया? उस पर क्या क्या लिखा है? तो उस पर ये लिखा है कि जो सुदर्शन झील है, ठीक है, उसका निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। पुनर्निर्माण करवाता है रुद्रदामन और स्कंद गुप्त ने। ठीक है, तो अब हम इसे जान लेते हैं, किसे? समुद्रगुप्त को। किताबी भाषा में ये तो मैंने आपको कहानी बताया है ना। तो देखिए समुद्रगुप्त का शासनकाल रहता है 335 से 380 ईस्वी, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त रहता है। और गुप्त राज्य का इसने अत्यधिक विस्तार किया। उसके दरबारी कवि कौन रहते हैं? हरिसेन। इसने अपना आश्रयदाता के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया है। समुद्रगुप्त के द्वारा जो विजित क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा गया है। जो पहला समूह है उसमें गंगा यमुना का दोआब, जिन्हें पराजित करके उसके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। दूसरा समूह होता है पूर्वी हिमालय के राज्य और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक, जिसमें नेपाल, असम और बंगाल आता है। तृतीय समूह में आपका कौन आता है? तो विंध्य क्षेत्र। ठीक है। चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन, दक्षिण भारत के 12 शासक, ये देखिए। ठीक है। समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक पहुंचा, जहां इसने पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई। 5वें समूह में शक और कुषाण के नाम है, जिसमें कुछ अफगानिस्तान के राज करते थे, ऐसा कहा गया है। अब देखिए एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति किससे लिया? तो समुद्रगुप्त से लिया। उसके लिए उसने दूत भेजा। ठीक है। इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, उससे प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उससे अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है। और B.N. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दोहित कहकर गर्व का अनुभव करता था। ठीक है। तो इसकी कितनी सारी उपाधियां हो गई? लिच्छवी दोहित्र हो गई है ना, धरणीबंध हो गया, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन हो गया है ना, और कौन सा? कविराज, कविराज की भी उपाधि मिली है। तो देखिए आज हमने समुद्रगुप्त तक पढ़ा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने किसको किसको पढ़ा? श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।